और भाई, क्या हाल है? तो अभी आए हैं ऑफिस से। अभी प्लान है आज थोड़ा जल्दी से सब कुछ करके रेडी वेडी होके फिर आपके लिए वीडियो बनाएंगे स्टेनो का। हाय दोस्तों, और क्या हाल है? प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं जो डिक्टेशन से रिलेटेड है। शॉर्ट हैंड का जो डिक्टेशन हमें मिलता है स्किल टेस्ट में, वो 10 मिनट का डिक्टेशन होता है। ये 10 मिनट का डिक्टेशन आपका पूरा फ्यूचर तय कर सकता है। आपको जो है सफलता के शिखर में भी पहुंचा सकता है और बिल्कुल फेल भी कर सकता है स्किल में। तो ये जो 10 मिनट है, ये ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कीमती टाइम है। तो इससे हमें पता चलता है कि हर एक सेकंड हर एक मिनट का कितना ज़्यादा वैल्यू है जब हम स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट देने बैठते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब स्किल टेस्ट आएगा तो उस टाइम में मैं ऑब्वियसली हॉल का कुछ डेकोरम्स या कुछ जो ट्रिक्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वो चीज़ जो है मुझे तुरंत स्किल का डेट अनाउंस करने के बाद ही मैं बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा पहले से बोलने का उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। वो चीज़ जो है वो एकदम तुरंत तभी बोलना होता है, तो और उसको फॉलो करना होता है। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये बहुत लोगों के मन में कुछ डाउट्स वगैरह आता है। जैसे कि आप डिक्टेशन लेते टाइम कोई पर्टिकुलर वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपने पहले कभी सुना नहीं है, या आपको समझ में नहीं आया जब आपने वो चीज़ सुना, तो वो बनाने में आपसे गलती हो गई, या आप उसको बनाने से पहले थोड़ा टाइम दे दिया आप सोचने में। तो उससे क्या होता है, आपके वो बाद का जो पार्ट होता है डिक्टेशन का, ऐसा तो नहीं है कि हर सेंटेंस आपका अननोन आएगा या डिफ़िकल्ट आएगा। कोई भी डिक्टेशन में एक चीज़ आप अच्छे से समझ लो। एक डिक्टेशन या एक पैसेज में जब हम बोलते हैं कि डिफ़िकल्ट पैसेज आया था या बहुत ज़्यादा टफ पैसेज आया था, तो उसमें आप मुश्किल से 15-20 वर्ड्स जो है वो नए चले आते। तो हम उसका नाम दे देते हैं कि टफ पैसेज था। वैसे तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कैलाश चंद्र किए हो तो ऐसा कोई पैसेज नहीं है, ऐसा कोई डिक्टेशन एसएससी नहीं देगा जो आप नहीं कर पाओगे। कैलाश चंद्र मोर और लेस इट सम्स अप एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड। तो उसके बाद भी अगर कुछ डिफ़िकल्ट या टफ कोई पैसेज आ जाता है, तो उसमें मुश्किल से 15-20 वर्ड्स ही टफ होते हैं जो आपने नए सुना। वो भी मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम 15-20 आएगा। तो एवरेज में 5-7 टफ वर्ड्स आ सकते हैं, और मैक्सिमम 15 से 20। तो आप बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए। आप ग्रेड सी का मिस्टेक परसेंटेज अलाउड रहता है 5%। मतलब आप हिसाब लगा लीजिए, मैं जनरल का ही पकड़ के मैं चलता हूँ। तो जनरल का 5% रहता है, तो उसमें मतलब 100 में 5%, तो 1000 में कितना 50 हो जाता है। वहाँ एक ज़ीरो बढ़ा, यहाँ एक ज़ीरो बढ़ा दीजिए, ये सिस्टम होता है परसेंटेज का। तो जो भी हो, तो ये आपका हो गया 50। तो 50 मिस्टेक्स तो बहुत होते हैं। 50 मिस्टेक क्या, उसका हाफ भी नहीं होगा आपका। 25 मिस्टेक्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट आपको दे दे पैसेज, एक पैसेज में जो है आपको जब डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलेगा, जब आप उसको फेस करोगे, तब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर तभी उसी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड अगर आपके दिमाग में उसका कुछ आउटलाइन आता है, तो उसी को आप लिख दीजिए। जज मत कीजिए या उसको वेरीफाई करने का कोशिश मत कीजिए। ये जो है ये ब्रेन का वायरिंग में आप सेट कर लीजिए ये चीज़। ऐसा आप थोड़ा टफ डिक्टेशन या ज़रूरत पड़े तो आप न्यूज़पेपर से थोड़ा डिक्टेशन लेके देखिए कि जब टफ वर्ड्स आते हैं या अननोन वर्ड्स आते हैं तो आपका ब्रेन जो है कैसे बिहेव करता है, और आप रुक जाते हो या कंटिन्यू रखते हो। आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप वो उस वर्ड को स्किप मार सकते हो, सीधा स्किप कर दो उसे। स्किप करके नेक्स्ट वर्ड में चले जाओ। सुनते रहो कि डिक्टेटर जो है वो क्या बोल रहा है उसके आगे। वो सुनते सुनते वो जब जैसे आपका कॉमन आ गया, वो लिखना स्टार्ट कर दो, 2-3 यहाँ स्किप मार दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि सुनते ही एकदम इंस्टेंट जो आपके ब्रेन में आउटलाइन फॉर्म हो रहा है उसी को आप बना दो, चाहे वो एमेच्योर आउटलाइन ही क्यों ना हो। उसी को बना के आप निकल जाओ। सोचो मत कि मैं इसे पढ़ पाऊंगा या नहीं, ये वो। सोचने का काम 10 मिनट में अगर आप सोचने बैठ गए तो आप ख़त्म नहीं कर पाओगे डिक्टेशन।
बिना सोचे अंधाधुंध आपको जो है डिक्टेशन लेना है और लिखना है और उसके बाद उसे कॉम्प्रीहेंड करना है। ये प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होगा, ये घर में आपको रोज़ करना पड़ेगा ऐसा प्रैक्टिस, कि सुनते ही जितना स्पीड आप उसमें दोगे उतना ही बढ़िया आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे। तभी मैं बार बार बोलता हूँ कि एग्ज़ाम जैसा सिचुएशन घर में क्रिएट करके आप प्रैक्टिस करो। अगर आप वैसा करोगे, ये जो मॉक टेस्ट होता है, मैं क्यों बोलता हूँ कि रिटन से पहले आप मॉक देते रहो, मॉक एग्ज़ाम दो, क्योंकि मॉक एग्ज़ाम इज़ अ काइंड ऑफ एग्जामिनेशन विच गिव्स यू रियल एग्ज़ाम वाला फीलिंग। जैसे हम टेस्ट ड्राइव नहीं करते हैं, गाड़ी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो वैसा ही मॉक टेस्ट होता है, टेस्ट ड्राइव, रियल एग्ज़ाम का टेस्ट ड्राइव होता है ये। तो अ, ठीक वैसे ही आपको स्किल में करना है। स्किल में भी आपको घर में बैठे वैसा सिचुएशन क्रिएट करके पूरा प्रैक्टिस करना है। टाइप पूरा टाइमर लगा के आपको टाइप करना है। टाइम से आगे आपको टाइम से पहले ख़त्म करना है, क्योंकि आप जल्दी जितना ख़त्म करोगे उतना ही ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा उस पैसेज को चेक करने के लिए। आपको पता ही होगा कि एसएससी स्किल में आप एडिट कर सकते हो, टाइप करने के बाद आप डिलीट कर सकते हो, आप उसमें कुछ जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। ये चीज़ अलाउड है, जो कि रेल में नहीं है, कोर्ट में नहीं है। तो इस चीज़ का फ़ायदा आप तभी उठा पाओगे अगर आप घर में बैठ के टाइम टेबल पकड़ के पूरा रोज़ प्रैक्टिस करो दबा के, और आपका जो स्टिपुलेटेड टाइम है उससे पहले मिनिमम 5 मिनट या 10 मिनट पहले आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और उसके बाद बहुत फास्ट आपको उस पैसेज को रीड करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ बहुत जगह हम लोगों का टाइपिंग एरर होता है, मेरा भी होता है, अभी भी टाइपिंग एरर होता है। तो उस टाइपिंग एरर को जो आप वर्ड्स में टाइप कर रहे हो, एमएस वर्ड्स में या नोट में टाइप कर रहे हो, जिसमें भी टाइप कर रहे हो, वो जो ऑटोमेटिक एरर वाला जो आता है नीचे लाल लाल पीला वाला जो सब अंडरलाइंस वगैरह आता है, उसको सेटिंग्स में जाके ऑफ करके रखो। ऑटो करेक्शन ऑफ करके रखो, ग्रामर चेक ऑफ करके रखो, स्पेलिंग चेक ऑफ करके रखो। इसको आपको ऑफ करके रखना पड़ेगा, तभी जाके आप रियल एग्ज़ाम वाला उस टाइप का फीलिंग ला पाओगे और वैसे प्रैक्टिस कर पाओगे। ये हो गई एक बात। दूसरी चीज़ ये हो गई कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कैलाश चंद्रा सफिशिएंट है क्या? कैलाश चंद्रा भाई मोर देन सफिशिएंट है। ये बात मैं आपको जो है पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कैलाश चंद्रा में हर टाइप का वर्ड्स आपको मिल जाएगा, जो मोर और लेस आपका एग्ज़ाम में आना ही आना है। वो वर्ड्स आपको सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे कैलाश चंद्रा से। अब ये चीज़ आप अच्छे से सुनो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। कैलाश चंद्र हर रोज़ करते 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 एक टाइम ऐसा आता है जब अगर पैटर्न दूसरे पैटर्न का कोई भी पैसेज अगर आपको दे दे तो आप उसमें घबरा जाते हो, आप उसमें क्लूलेस हो जाते हो, आपका जो है दिमाग घूम जाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे लिखूँ, कहाँ से लिखूँ और क्या लिखूँ। तो ये जो है नर्वस ब्रेकडाउन होता है। नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। कैलाश चंद्रा में एनवायरनमेंट रिलेटेड पैसेज मुझे नहीं कभी नहीं मिला। टेक्नोलॉजी का पैसेज या बिज़नेस का पैसेज मुझे कभी नहीं मिला। हो सकता है कि आपके डिक्टेशन में वहाँ से कुछ वर्ड्स दे दे, वहाँ से कुछ पॉइंट्स दे दे आपके डिक्टेशन में। तो ऐसा नहीं कि उसमें सारे वर्ड्स जो है नए होंगे, बहुत सारे वर्ड्स इससे कॉमन भी मिल जाएगा। और ये तो कोई मतलब नहीं है कि जितना मैंने प्रैक्टिस किया एकदम सेम टू सेम वही देना पड़ेगा। ये डिमांड गलत है ना। आप ये नहीं डिमांड कर सकते। इंग्लिश इज़ अ ह्यूज लैंग्वेज, ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ वर्ड्स, तो उसमें से आपको देगा। तो ऐसा नहीं कि कैलाश चंद्र किया कि उसी के अंदर से सारा 1000 वर्ड्स का 1000 वर्ड्स ही पूरा कॉमन होना पड़ेगा, कुछ तो बाहर का भी होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि कैलाश चंद्रा करते करते आदत मत डाल लेना उसका कि सेम टू सेम ऐसा ही आना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ये नहीं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए और उसको मेंटेन करने के लिए आप कभी कभी वैरायटी ला सकते हो अपने प्रैक्टिसेस में। कैसे लाओगे? कैलाश चंद्रा की करके उसके बाद एक ऑल्टरनेट एक प्रोग्रेसिव का कर लो। कभी मन करे तो न्यूज़पेपर या कहीं और से आप खुद ही रिकॉर्ड करके उसका डिक्टेशन लो। ऑल इंडिया रेडियो मिल जाता है, एआईआर रेडियो, उसमें से इंग्लिश न्यूज़ जब पढ़ते हैं उसका डिक्टेशन कभी लेके ट्राई करके देखो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर वैरायटी आपको चाहिए तो एक आध बार आप ऐसे करके देख सकते हो। हफ्ते में 1-2 दिन आप ऐसे वैरायटी का भी डिक्टेशन थोड़ा ले लो। एक बार, मैं नहीं बोल रहा कि रोज़ वही ले। कैलाश चंद्रा आपका मेन स्तंभ जो है
मेन पिलर जो है वो कैलाश चंद्रा है। और कभी कभी बीच बीच में आप इधर उधर का करके थोड़ा अपने आप को जो है प्रिपेयर रख सकते हो, रेडी रख सकते हो वैरायटी लाके, वो चीज़ आप कर सकते हो। और तीसरी बात हो गई कि स्पीड, स्पीड कितना दिन में बढ़ेगा। अब देखो यार, मैं आपको जो है क्लियर बताना चाहता हूँ कि स्पीड का कोई परफेक्ट टाइम कोई नहीं बता सकता। ऐसा कुछ सिस्टम कुछ है नहीं कि जिससे हम पता करें कि इतने महीने में या इतने हफ्ते में इतना स्पीड बढ़ना चाहिए। स्पीड आप तभी बढ़ाओगे जब आपका जो है एक्यूरेसी 95% से ऊपर है, 95% और मोर देन दैट, तभी आप +5 करके स्पीड बढ़ाओगे। +5 करके ही स्पीड बढ़ाना, ज़्यादा उससे ज़्यादा बिल्कुल मत बढ़ाना। और जब बढ़ते हो जो स्पीड आपने बढ़ाया उसमें जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे तभी फिर से आप फर्दर +5 बढ़ा सकते हो। अब बहुत लोगों का सवाल रहता है कि सीन और अनसीन मैटर, सीन अनसीन मैटर क्या होता है। सीन मैटर वही होता है जब आप किसी मैटर को एक बार लिख लिए तो वो आपका सीन मैटर हो गया। तो मतलब अनसीन मैटर को, अनसीन मैटर एक बार प्रैक्टिस करने से वो सीन मैटर बन जाता है। तो अभी अगर कोई अनसीन मैटर आप लिखने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक आया है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा, आपका जो है 5% से ज़्यादा एरर आ गया, तो इन दैट केस आपको जो है एनालाइज करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। एनालाइज करने के बाद उसके बाद जो आप डिक्टेशन लोगे, सारा पूरा प्रोसेस ख़त्म करने के बाद जो डिक्टेशन लोगे वो आप पुराना एक कोई भी सीन मैटर का आप डिक्टेशन ले लो बीच में। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपने एनालाइज किया वो आपको याद कितना रह रहा है। तुरंत उसी को लिखने से तो आपका वो याद पता नहीं चलेगा ना कि कितना याद हुआ, कितना एब्जॉर्ब हुआ ब्रेन में। तो उसको ब्रेन में एब्जॉर्ब करना है, तो उसके लिए बीच में आप दूसरा वाला डिक्टेशन लो, दूसरा एक पुराना सीन मैटर आप डिक्टेशन लो। और वो पुराना सीन मैटर डिक्टेशन लेने के बाद उसका पूरा प्रोसेस करो, जो प्रोसेस मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूँ। उसको डिक्टेशन लो, डिक्टेशन लेने के बाद उसको आप जितना फास्ट हो सके आप उसको पढ़ो। 5 मिनट दो अपने आप को उसको पढ़ने के लिए, बहुत फास्ट पढ़ो। 5 मिनट में नहीं हो पाएगा, 7 मिनट ले लो, लेकिन 5 मिनट आपको टारगेट रखना पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम हॉल में आपको जो है ये सब चीज़ ना बहुत हेल्प देगी। पता चलेगा आपको जब आप स्किल दोगे। तो आप 5 मिनट में कोशिश करो, उसको रीड करने के बाद आप उसको टाइप करो। टाइपिंग में भी 10 मिनट पहले आप ख़त्म करने का कोशिश करो। जो भी आपका टाइम फ्रेम है, ग्रेड डी का हो चाहे ग्रेड सी का हो, 40 मिनट हो या 50 मिनट हो, तो उससे 10 मिनट पहले जो है आपको टारगेट रखना पड़ेगा ख़त्म करने का। तो वैसे आप करो, और उसके बाद आप ओरिजिनल के साथ उसको वेरीफाई करो, क्रॉस चेक करो, और उसमें जो जो गलती पाया जाता है उसको आप प्रैक्टिस करो। आउटलाइन अलग कॉपी में लिखो, सेपरेट कॉपी में, और उसका आउटलाइन प्रैक्टिस करते हो रहो हर रोज़ सुबह उठ के। ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद आप जो पुराना अनसीन वाला जो मैटर में ज़्यादा मिस्टेक आया था, अभी आप उसको लिखो, फिर से उसका डिक्टेशन लो, और अभी देखो कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। कुछ सीखा है आपने उससे, या कुछ नहीं सीखा है, या सेम गलती फिर से दोबारा हो रहा है। अगर दोबारा सेम गलती होती है तो इसका मतलब ये है आपका एनालाइज करने का तरीका गलत है। आप सही से एनालाइज नहीं कर रहे हो, उसको ठीक से नोट डाउन नहीं कर रहे हो। अगर सेम डे में आप नहीं लेना चाहते हो उस पैसेज का डिक्टेशन, तो नेक्स्ट डे में वो अनसीन मैटर का डिक्टेशन आप लो, तो आपको जो है पता चलेगा। और ये सिस्टम जो है बहुत अच्छा सिस्टम है मेरे हिसाब से। तो ऐसे कंबाइन करके सीन और अनसीन मैटर आपको प्रैक्टिस करना है। सीन मैटर अगर आप 2 या 3 कर रहे हो तो अनसीन मैटर आप एक ज़रूर कर कीजिए। ठीक है। अब इस स्किल का पूरा बात हो गया, थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो गया स्किल का। तो अभी रिटर्न में आता हूँ। रिटर्न में बहुत लोग बोल रहे हैं कि मार्क्स बढ़ नहीं रहा है। मार्क्स में क्या है, आपको जो है जंप चाहिए। एक्सपेक्ट क्या करते हो आप, जंप करके बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा, 50 बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मार्क्स तभी बढ़ेगा जब आप अपने प्रिपरेशन की ओर पूरा ध्यान दे रहे हो 100%, ना कि मार्क्स के ओर ध्यान दे रहे हो। बार बार एग्ज़ाम देके मार्क्स ज़्यादा बढ़ जाएगा तुरंत, ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए। आप अपना प्रिपरेशन, अपना ड्यूटी जो है, खुद का जो कर्तव्य है वो करते रहिए। फल की आशा अभी मत कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाद में मत करना। रियल एग्ज़ाम में आप ज़रूर फल की आशा करोगे, हर कोई करता है। लेकिन अभी के लिए जो है आप सिर्फ अपना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को बैलेंस करके करते रहिए। कैसे करेंगे, जो मैं बहुत लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, इंग्लिश में नहीं मार्क्स आ रहा है। तो इंग्लिश में मार्क्स आना तो भाई टाइम कंज्यूमिंग है।
इंग्लिश जो है अभी आप नहीं लर्न कर सकते, उतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप बेसिक्स ग्रामर्स वगैरह प्रैक्टिस करने बैठो। तो जितना मैंने बोला है कि नॉर्मली उसका वर्ड पावर मेड इजी, या आप रेन का ग्रामर बुक, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, या कोई भी अच्छा इंग्लिश का ग्रामर बुक से आप जो है थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए, या केडी पब्लिकेशन का किताब। तो उससे जो है जो जो टॉपिक्स आता रहता है वो आप चेक करके देख लीजिए। उसको उसका जो रूल्स वगैरह है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का, उसका जो टाइम एंड टेंस का जो चेंज होता है वो रूल आप रट्टा मार लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए उसके बाद। और जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आता है, उसको आप कॉपी में लिखिए, या उसका वो भी मिलता है, कैप्सूल्स भी मिलता है कि इतने साल का सिनोनिम एंटोनिम, ये सब नेट में सर्च मारोगे, थोड़ा रिसर्च कर लो, थोड़ा उसको निकालो, फिर उसको देख के थोड़ा पढ़ो। तो आपको जो है लगा रहना पड़ेगा इसमें, इंग्लिश में, तभी जाके थोड़ा बहुत आपको सुधार देखने को मिलेगा। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए, और उसमें जो है महारत हासिल करने का एक ही रास्ता है, वो है कंटिन्यूटी। डेली पढ़ने बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ त्यौहार आ गया या किसी की शादी आ गई घर में तो मैंने पढ़ाई अरे आपका जब तक शादी नहीं हो रहा है ना, अगर आपका शादी है तो ठीक है, तो उसमें आप छुट्टी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका नहीं है ना, नौकरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना अभी के लिए, तो उसमें आप फोकस करो, पढ़ाई करो ना। शादी ब्याह तो होता रहेगा भाई, किसी न किसी का आता रहेगा। अभी अच्छे से आप कर लोगे तो आपका भी हो जाएगा, उस टाइम में आप बिंदास फ्रीली माइंड को फ्री रख के आप कर पाओगे। तो अभी से वो सब सोचना छोड़ दो। गर्लफ्रेंड को बोलो कि थोड़ा बाद में मैसेज करे, उससे थोड़ा बाद में चैट कर लो, थोड़ा कम बतियाओ, है ना, वो भी समझ जाएगी। अगर अच्छी है तो वो समझ जाएगी कि आपका जो है पढ़ाई में ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड दोनों के लिए ही मैं ये बात बोल रहा हूँ। ये जो टाइम है ना, ये करियर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। इसमें आपको जो है समझदारी से काम करना पड़ेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उसमें और भी ज़्यादा समझदारी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ आप नहीं हो, आपके साथ दूसरा एक आपका पार्टनर भी है, उसको भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, फिर अच्छे से पढ़ते रहिए। और रीजनिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ होगा नहीं, क्योंकि रीजनिंग में बस 2-3 वो मैथ्स जैसा आएगा भी, तो वो बहुत बेसिक मैथ्स होता है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एज वगैरह, एवरेज का, या मार्क्स का, या परसेंटेज का, ये सब बहुत बेसिक सवाल होते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर आता भी है तो उस टॉपिक के ऊपर 3-4 टॉपिक से ही घूम फिर के आता है। तो आप प्रीवियस ईयर करोगे थोड़ा, लास्ट ईयर 2019 वाला पेपर आप कर लो तो उसी में आपको पता चल जाएगा। तो और रीजनिंग का हो गया, और इंग्लिश का मैंने बता दिया। और जनरल अवेयरनेस जो है उसमें काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि कैसे उसको बढ़ा। जनरल अवेयरनेस मैं बता देता हूँ, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, इसका कोई गारंटी है नहीं, ये अपने खुद का भी सगा नहीं है जनरल अवेयरनेस जो है। तो इसमें जो है आप एक तो कर सकते हो स्टैटिक जीके, कर सकते हो आप लूसेंट से। यही चीज़ है भाई, 2-3 ही चीज़ है, यही सोर्स है, इसी में से होगा तो इसी में से होगा। सोर्स जो है लिमिटेड रखो, ज़्यादा इधर उधर आप पढ़ने जाओगे तो माथा पगला हो जाएगा। तो लूसेंट से बेसिक कर लो, और फिर लूसेंट के बाद आप करंट अफेयर्स के लिए 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ना अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। उससे ज़्यादा पढ़ सकते हो तो सही है, लेकिन ज़्यादा पढ़ने का टाइम कहाँ है। तो 6 मंथ्स का ही आप करंट अफेयर्स करो। कैसे करोगे, आप कैप्सूल्स वगैरह ऑनलाइन देख लो, प्रैक्टिस मॉक आता है, ग्रेड अप होता है, टेक्स्ट बुक होता है, एसएससी ट्यूब होता है, उससे चेक करके थोड़ा खुद रिसर्च करके आप देख लो, पढ़ लो, जो अच्छा रहता है। रिसेंट में प्रैक्टिस मॉक का देख रहा था, कैप्सूल काफ़ी अच्छा आता है। तो ठीक है गाइस, तो अभी आप प्रैक्टिस जारी रखिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, और रोज़ जो है आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए, और बिल्कुल जो है ऑप्टिमिस्टिक रहिए, होपफुल रहिए, और मन को हमेशा पॉजिटिव रखिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।